सही भाइयों, राम राम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। 18 और 19 को आपके पेपर लगे हुए हैं, तो बराबर आप मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट चौथा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको भैया कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बचपन के दिनों में सोता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मय हो जाता है। ठीक है, जिसे देखकर विस्मय हो जाता है। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुंचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इसके सपने ही देख ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेदभाव अधिक था। चलिए, क्वेश्चन है, विस्मित होने का क्या कारण था? तो विस्मित होने का कारण था तेज बदलाव। ठीक है, तेज बदलाव के कारण विस्मित हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। समाज में किसका भेदभाव था? अमीर गरीब का। किसका भेदभाव था? अमीर गरीब का। फिर आगे, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? साइकिल मरम्मत करते थे। क्या करते थे? साइकिल मरम्मत का काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर। उन दिनों किसका चलन शुरू हुआ? अंग्रेजी स्कूलों का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? बड़े घरों के बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो पैसे वाले लोगों के बच्चे। बड़े घरों के बच्चे यानी कि पैसे वाले लोगों के बच्चे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तालव्य क्या है? तालव्य व्यंजन है, यानी कि तो तालु द्वारा बोले जाते हैं वो कौन से हैं? तो चा वर्ग। कौन सा वर्ग है? चा वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा है? चा। बी ऑप्शन, चा छा जा झा। ये कहां से होते हैं? तालुष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्योंकि कारण क्या है इसका? तो 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या घोषित किया गया था? राजभाषा। ठीक है, क्या घोषित किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, और पहली बार जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था तो 1953 में। कब मनाया गया था? 1953 में। ठीक है, चलिए आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? क्रांतिकारी कवि। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है? ओष्ठ नहीं है। इनमें निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ठीक है, नासिक्य व्यंजन तो इया होता है। क्या होता है? इया। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो ये भी याद रखिएगा। इया के अलावा डा, अणा, ना, मा। ठीक है, ये सब क्या है? नासिक के व्यंजन है। ठीक है,
इया डा आड़ा ना मा नासिक के व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है। तो प्रसारण का होता है आकुंचन। क्या होता है? आकुंचन। ठीक है। फिर अगर आरक्षण की बात करें तो अनारक्षण होता है। क्या होता है? अनारक्षण। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। क्या होता है? वक्र। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरल का क्या होता है? तो सरल का होता है कुटिल। ठीक है। सीधा क्या होता है? सीधा का होता है टेढ़ा। टेढ़ा या उल्टा दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद तिर्यक का क्या होगा? तिर्यक यानी तिरछा। तिरछा का हो जाएगा सीधा। ठीक है। तिरछा क्या हो जाएगा? सीधा। चलिए, इसमें कुटिल के अलावा कठिन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कठिन। ठीक है। कुटिल या कठिन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिभाषण। क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज यहाँ पे ये संभाषण लिखा है। संभाषण किसे बोलते हैं? अगर दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच वार्तालाप होती है, वार्तालाप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संभाषण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिनमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। तो कौन होता है? होता वीतरागी। क्या होता है? वीतरागी। ठीक है। और जिसमें मोह, उसे क्या बोलते हैं? अनुरागी। ठीक है। संसार के प्रति अगर मोह है तो क्या कहलाएगा? अनुरागी। अगर संसार के प्रति मोह ना रहे तो क्या कहलाएगा? वीतरागी। क्या कहलाएगा? वीतरागी। ठीक है। चलिए, केशव कहीं जाय कहीं न जाय कहीं, देखत तब रचना विचित्र अति, समझ मन ही मन रही में है। तो रौद्र रस में है। ठीक है। तो यानी कि इसमें कौन सा रस है? ठीक है। क्या पूछा गया है? रस है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया? केशव कहीं न जाए कहीं, देखत तब रचना विचित्र। यानी कि भगवान केशव की एक अद्भुत रूप का बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ पे अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। ठीक है। चलिए आगे। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? ठीक है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? किसका होता है? रौद्र का। क्या होता है? रौद्र का। रौद्र का स्थायी भाव। ठीक है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। ठीक है। चलिए जैसे एक उदाहरण भी बताते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शीतल शील अपना भूल कर करतल युग मरने लगे। ठीक है। संसार देखे अब हमारे, शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? वही है, क्रोध है। ठीक है। रौद्र रस है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। ठीक है। अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। ठीक है। दूसरा अव्यय होगा और प्रधान भी होगा। यही शब्द क्या होगा? प्रधान भी होगा। तो देख लेते हैं।
पाप पुण्य, पाप पुण्य किस में आएगा? ये द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, आजीवन क्या है? आजीवन, यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पहला पद है वो क्या है? प्रधान। आ का मतलब नहीं। ठीक है, आजीवन, पूरे जीवन। ठीक है, इसके और 2-3 उदाहरण याद रखिएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। कब की रचना है? आदिकाल की रचना है। ठीक है, चलिए। और इसके रचयिता की अगर बात करें तो कौन है? चंदबर दाई। ठीक है, कौन है? चंदबर दाई। किसके? पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, आदिकाल के। आदिकाल के कुछ और कवियों के नाम भी याद रखिएगा। विसल देव रासो। ठीक है, विसल देव रासो, ये रचना है किसकी है? नरपति, नरपति नाल। ठीक है, ये एक रचना हो गई, इसके वो हो गए। दूसरी रचना है परमाल रासो, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, परमाल रासो। ठीक है, इसके कौन है? जगनिक, रचयिता कौन है? जगनिक। ठीक है, आदिकाल की रचना है। एक और रासो से है, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। ठीक है, ये किसकी रचना है? नल्ल सिंह, नल्ल सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। 4 आपको रचनाएं और उनके कवियों के बारे में, रचयिता के बारे में बता दिए हैं। चारों आप याद रखिए, चारों बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये याद रखिएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार, शोभा। ठीक है, शोभा किससे बढ़ती है? आभूषणों से बढ़ती है। 21 नंबर चलते हैं। जिस समास में सब पद तथा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? समपद और उनका, सबपद और उनका समाहार प्रधान रहता है तो किसमें होते हैं? तो द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे कि भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, माता पिता। ठीक है, राजा रानी, तो इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, दोनों पद इसमें क्या है? प्रधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है अलंकार? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि जो घटा शब्द है, ठीक है, घटा शब्द है, ये कितने बार प्रयुक्त हुआ? 2 बार। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर। उस पद्यांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? ठीक है, तो कौन होता है? उपसर्ग। और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। ठीक है, प्रत्यय कहाँ पे लगता है? बाद में। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। ठीक है, और पहले लग करके उसका अर्थ बदल देता है। जैसे आहार, जैसे आहार, तो आ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, बचपन, बचपन में क्या है? बच्चा धनपन। क्या लिखा है? बच्चा धनपन। ठीक है, तो बच्चा क्या है इसमें?
उपसर्ग है मिठाई, मिठाई, तो मिठाई में क्या है, मीठा, धन ई, तो बना है मिठाई। ठीक है, आहार, प्रहार, विहार, ठीक है, इन सबको जो आगे लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। जो बाद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। ठीक है, जैसे राजकुमार, राजकुमार, इसमें जो कुमार शब्द है वो क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब आगे देखते हैं। ठीक है, समास, समास किसे कहते हैं, जब दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, जब दो शब्दों का मेल होता है, कोई विभक्ति चिन्ह का विलोप हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। इनमें से वार्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वार्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। ठीक है, तो कौन सा है, ये वाला उज्ज्वल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए तो विभावना अलंकार होता है। क्या होता है, विभावना। जैसे कि इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुनय बिन काना, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, किसकी है, तो तुलसीदास जी की एक चौपाई है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे बिना कारण के कार्य का क्या हो रहा है, होना पाया जा रहा है। तो कौन सी होती है, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार, विभावना। फिर वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, कितने आधार पे होता है, दो आधार पे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, अब अगर अर्थ के आधार की बात करें तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, और रचना के आधार पर होते हैं 3। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। जो वाक्य होते हैं, वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भाग हैं, 8, रचना के आधार पर कितने हैं, 3। नाम भी याद रखिएगा, विधानवाचक, विधानवाचक, निषेध्यवाचक, निषेध्यवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। देख लीजिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, तो कितने हो गए, 8। ठीक है, अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, सरल, सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये क्लियर है आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए। कितने वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। ठीक है, और अर्थ के आधार और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन से? तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। फिर इसके बाद रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। 27 नंबर, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, नोटिफिकेशन का क्या है? तो अधिसूचना। क्या बोलते हैं? अधिसूचना। ठीक है, और टिप्पणी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेंट। ठीक है, कमेंट। फिर इसके बाद सार, संक्षेप, इसे समरी बोलते हैं। समरी। ठीक है, ये क्या है? सार, संक्षेप। सूचना क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए याद रखना, सूचना इन्फॉर्मेशन, टिप्पणी कमेंट, सार संक्षेप समरी, और अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी, तो यहां पर 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। यानी कि जो शब्द बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? संकर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? संकर बन रहे हैं। ठीक है, कौन सा होगा? संकर। रेलगाड़ी शब्द क्या है? संकर शब्द है। कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा नंबर? 28 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसे वाक्य आते हैं जो कई भाषा से, जैसे कि यहाँ पे जो रेल है, रेल किस भाषा से है? इंग्लिश से है। ठीक है, रेल क्या होता है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो गाड़ी है, गाड़ी किस भाषा का शब्द है? हिंदी। तो हिंदी और इंग्लिश के मिलने से क्या बन रही है? रेलगाड़ी। तो हम क्या कहेंगे? इसे संकर। क्या कहेंगे? संकर शब्द। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, छायादार। छायादार। छाया किसका है? संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। और दार जो शब्द है वो किसका है? फारसी का है। किसका है? फारसी का। ठीक है, छायादार। इसके अलावा सीलबंद। सीलबंद। ठीक है, तो जो बंद शब्द है वो किसका है? फारसी का है। ठीक है, और जो सील शब्द है वो किसका है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का। इन दोनों से मिलकर सीलबंद बना, इसलिए ये भी क्या है? कौन सा शब्द है? संकर शब्द। ठीक है, जब 2 भिन्न स्रोतों से शब्द आए, उनका मेल होकर एक नया शब्द बनता है, उसे क्या बोलते हैं? संकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में वाक्यों के अशुद्धियों को चयन करते हुए उचित विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो उचित का चुनाव करना है। चलिए 29 नंबर, मुझे कल 2 किलो चीनी, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है? जो सी ऑप्शन है वो क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। ठीक है, लीची क्या है? स्त्रीलिंग है, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? तो स्त्रीलिंग यानी कि खरीदनी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, खरीदे शब्द का प्रयोग, खरीदने शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। अगला नंबर, बहाव शब्द। ठीक है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव,
बहाव, ठीक है, क्या है, बहाव, यानी कौन सा प्रत्यय है, बह धन आओ, किससे मिलकर बना है, बह धन आओ, ठीक है, तो कौन सा है, तो आओ प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा, आओ, यानी कि सी, ठीक है। चलिए इसके अन्य शब्द भी याद रखिए कुछ, घुमाओ, बनाओ, चढ़ाओ, ठीक है, खिंचाओ, पढ़ाओ, चुनाव, ठीक है। तो ये आपके कुछ शब्द हैं इससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होता आवा में, ठीक है, एक कंफ्यूजन होता तो इसमें का मान लो जैसे छलावा, छलावा, डरावा, दिखावा, ठीक है, ये ऐसे शब्द आएंगे तो आवा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों में आवा और आवा में अंतर है। अगला है समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका क्या है, समुद्र धन उर्मी, क्या है, समुद्र धन उर्मी, ठीक है। कौन सा संधि है, तो यह है गुण संधि, कौन सी संधि है, गुण संधि, क्या है, गुण संधि है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, आ होता है, आ या बड़ा आ, चाहे छोटा आ चाहे बड़ा, ठीक है। इसके बाद लघु या दीर्घ, छोटा ऊ, बड़ी ई और ऋषि आते हैं, ठीक है। तो अगर ये आते हैं तो क्या कहलाता है, गुण संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या होती है, प्यास, प्यास क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए, और ये तीनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, क्या हैं, तत्सम शब्द। चलिए आगे आगे देखते हैं। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा का, तो युवा का क्या होता है, तो युवती होता है, क्या होता है, युवती, आपने पढ़ा भी होगा, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कौन सा तत्सम है, तो विस्मय, क्या है, विस्मय, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ है कि छछूंदर का मतलब क्या है, कि बहुत गिरा हुआ, यानी कि अयोग्य, क्या है, अयोग्य। और चमेली का तेल यानी कि जो अच्छा पद है, यानी अच्छा पद, ठीक है, वो किसको प्राप्त हुआ है, अयोग्य को, ठीक है। तो अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना क्या कहलाता है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास करते करते। चलिए आगे देखते हैं। हिमवान का पर्याय है, तो पर्याय किससे होता है, हिमाद्री से, क्या होता है, हिमाद्री, ठीक है। इसके अन्य पर्याय कौन कौन से हैं, हिमालय, हिमालय, हिमांचल, हिमांचल, हिमगिरी, हिमगिरी, गिरिराज,
गिरिराज, नागपति, शैलेंद्र, ये सब किसके पर्याय हैं? हिमवान के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से अनेकार्थ शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए तो कौन सा है? सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, अंग। ठीक है, अनेकार्थी शब्द है। जैसे भेद, अंग को हम क्या बोल सकते हैं? भेद। अंग को हम बोल सकते हैं पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अव्यय, अव्यय, अंग, एक देश भी, अंगराज, कर्ण। ठीक है, एक देश का नाम। ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो अनेकार्थी शब्द है अंग। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अब हमारा जो हिंदी था वो खत्म हो चुका है, अब आ गई सामान्य जानकारी। तो चलिए सामान्य जानकारी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, हाँ एक चीज आपसे और है कि अब सामान्य जानकारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, जब आप सपोर्ट करेंगे तो हम अपने थोड़े जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सारी फैसिलिटी, उनमें और बेहतर ढंग से आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी आपको भेजेंगे। तो आप लोग जितनी भी संख्या में हो सके हमारे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, तो आपको और भी बेहतर शिक्षा मिलती रहेगी। ठीक है, अपने दोस्तों को भी कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। जितना जल्दी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा उतना आपको बेहतर प्रयास हमारी तरफ से करते हुए देखा जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरवई नागर और सुरिंज मानस झील। ये जो सुरिंज मानस झील है ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू में। कहाँ स्थित है? जम्मू में। ठीक है, जम्मू में स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसका एक नाम और है, जुड़वा झीलें। क्या है? जुड़वा झीलें। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? जुड़वा झीलें। याद रखिएगा। जो सुर सरोवर है ये कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायबरेली। रायबरेली। और जो सरसई नावर है ये है इटावा। ठीक है, कहाँ पे है? इटावा पे। ठीक है, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो किसका है? तो कॉर्बेट का। किसका है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है, और रीजन क्या है ये भी याद रखिएगा कि अमनगढ़ है, टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है? यूपी में। लेकिन जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट वो कहाँ पे है? उत्तराखंड, यानी कि यूके। ठीक है, उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट इसे क्या करता है? खुद चलाता है अमनगढ़ को। तो रीजन क्या है? पहले यूपी और जो यूके था यानी कि उत्तराखंड, दोनों एक ही राज्य थे। उत्तर प्रदेश से टूटकर कौन बना? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जब बंटवारा हुआ तो उसमें जिम कॉर्बेट पहुंच गया उत्तराखंड के पास और अमनगढ़ रह गया यूपी के पास। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं फटाफट। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रवाहित, तो आगरा और अलीगढ़, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगरा और अलीगढ़। ठीक है, आगरा और अलीगढ़। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं है। ठीक है, जल निकास नहीं है। इसके अलावा नहरों से सिंचाई की जाती है। किससे? नहरों से सिंचाई की जाती है। और वर्षा में क्या है? कमी है। वर्षा क्या है? कमी है। ठीक है, जो प्रयुक्त जल होता है वो कैसा होता है? लवण युक्त होता है। कैसा होता है? लवण युक्त होता है। ठीक है, और इसके अलावा गहरी जुताई, गहरी जुताई, ठीक है, गहरी जुताई, लेकिन एक समान, मतलब हर समय एक समान जुताई। ठीक है, और इसके अलावा क्षारीय उर्वरक, ठीक है, इन कारणों की वजह से यहाँ की लगभग 10%, कितनी? लगभग 10% भूमि क्या हो गई है? ऊसर हो गई है। क्या हो गई है? ऊसर हो गई है। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं? तो आगरा और अलीगढ़ यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा भी बता देता हूँ कहाँ पे है। आगरा अलीगढ़ के अलावा मैनपुरी, मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी के अलावा कानपुर, कानपुर के अलावा उन्नाव, उन्नाव, ठीक है, उन्नाव के अलावा एटा, एटा, इटावा, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, ठीक है, जौनपुर, इलाहाबाद। तो ये जिले हैं। इसके अलावा भी कई है। तो इन जिलों में क्या हो गया? जो भूमि है वो क्या हो गई है? बेकार हो गई है। ठीक है, लवण प्रवाहित हो गई, प्रभावित हो गई है। क्या हो गई है? लवण प्रभावित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको याद रखना कि ऐसे नहीं हमें याद रखना, तो अगर आप मिट्टी के आधार पर याद रखते हैं तो बांगर मृदा, बांगर मृदा, ठीक है, बांगर मृदा वाले क्षेत्र ही क्या हुए हैं? लवण प्रभावित हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कन्नौज को। किसे जाना जाता है? कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज क्या है? बहुत पुराना, ठीक है, बहुत पुराना नगर था। ठीक है, जब हिंदू सम्राट, जितने भी हिंदू सम्राट थे, हिंदू साम्राज्य, इसकी क्या थी? राजधानी थी। हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी कौन? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। और ये भी माना जाता है कि जो कानकुब्ज ब्राह्मण है, कानकुब्ज, ठीक है, कानकुब्ज ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, कानकुब्ज और सरजुपारी। ठीक है, तो जो कानकुब्ज ब्राह्मण है वो कहाँ के रहने वाले थे? कन्नौज के रहने वाले थे। कहाँ थे? कन्नौज के रहने वाले थे। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो इस नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गुलाब जल, गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए बहुत मशहूर है। तो कन्नौज है किसके लिए मशहूर है? इत्र के व्यवसाय के लिए। और तंबाकू, तंबाकू व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर जो बोली होती है वो क्या है? कन्नौजी बोली है। कौन सी बोली है? कन्नौजी बोली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा छोटा है? तो हापुड़। क्या है? हापुड़। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो है लखीमपुर खीरी। क्या है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? लखीमपुर खीरी। कितना है क्षेत्रफल?
तो 7,680 किलोमीटर स्क्वायर, और जो हापुड़ है उसका है 660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। चलिए आगे देखते हैं। जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस कब? तो 20 जून को मनाया गया। ठीक, कब मनाया गया? 20 जून को। इसका विषय क्या था, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। तो इसका विषय था होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम। ठीक है, और ये क्या था, इसका विषय था। ठीक है, फिर इसके अलावा ये किस लिए, उसका उद्देश्य क्या था? तो शरणार्थियों की स्थिति के लिए, जागरूकता के लिए, जागरूकता। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है 45 नंबर, UEFA नेशनल लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस ये देश ने जीता था? तो स्पेन। कौन जीता था? स्पेन। कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए, जो ये प्रतियोगिता है वो 14 से 18 जून के बीच, ठीक है, 14 से 18 जून 2023 को हुई थी। कहाँ आयोजित की दी थी? तो नीदरलैंड। कहाँ पे हुई थी? नीदरलैंड में। कहाँ पे हुई थी? नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। और कौन जीता था? स्पेन। किसको हराया था स्पेन ने? तो क्रोएशिया को हराया था। किसको हराया था? क्रोएशिया। क्रोएशिया को हरा करके स्पेन जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। जून 2023 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? बलरामपुर। कहाँ पर बना है? बलरामपुर में बना है। ठीक है, संग्रहालय। इसमें जो जनजातीय समाज है उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो वस्तुएं हैं उनको संग्रह किया गया है। ठीक है, उनकी पीढ़ी को गौरव दिलाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? यानी कि पहले इसे क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वीय पाकिस्तान। जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान जो था वो दो भागों में था। एक था हमारे ऊपर की ओर, एक था हमारे बीच में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक है, तो बाद में जो उत्तरी वहां के लोग थे वो इनको अपना, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अपना गुलाम समझते थे। लेकिन 1971 की जंग में, कब? 1971 की जंग में भारत ने अपने सहयोग से इसे एक नए देश के रूप में पहचान दी। ठीक है, नए देश के रूप में पहचान दी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए, तो अब बोल रहा है कि कब समाप्त हुआ? तो 16 दिसंबर 1971। इस दिन जो पाकिस्तानी सेना थे उसने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तानी सेना ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा और बना करता है कि कितने सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया था? तो जो जनरल थे उनका नाम था नियाजी जनरल। ठीक है, और जो कितने सैनिक थे? 93,000। कितने सैनिक थे? 93,000। ठीक है, जो नियाजी जनरल थे उसने अपने 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया था। भारत की तरफ से कौन थे? मानिक
तसा, मनेक्सा, ठीक है, मनेक्शा के सामने समर्पण किया था। चलिए आगे बोलते हैं कि आगे क्या है, आपको बताते चलते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। कहाँ किया गया था? एक मिनट देखिए, हाँ, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजधानी है, क्या है? पटना। पटना को ही पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो स्थानांतरित किया गया था। किसने किया था? तो कालाशोक, कालाशोक, ठीक है। जो कालाशोक था, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहां से? वैशाली, वैशाली से कहां ट्रांसफर कर दिया था? पाटलिपुत्र। कहां कर दिया था? पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछा जाए कालाशोक किस वंश संबंधित था, तो शिशुनाग, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश का था, ठीक है। चलिए, और इसने एक बौद्ध संगीत महासंगीति का आयोजन भी करवाया था, ठीक है। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कौन सी थी ये पूछा जाता है, तो द्वितीय थी। कौन सी थी? कौन सी संगीति थी? तो द्वितीय संगीति थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? देवानाम प्रिय यानी कि देवों का प्रिय। तो देवों का प्रिय किसे बोला जाता है? अशोक को। किसे बोला जाता है? अशोक को, ठीक है। अशोक कौन था? मौर्य राजवंश का शासक था। किसका था? मौर्य राजवंश का। किस नंबर का? तीसरे नंबर का। किस नंबर का था? तीसरे, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है देवानाम, देवानाम प्रिय, यानी कि देवों के नाम का प्रिय। प्रियदर्शी भी बोला जाता है इसे। ये दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शी, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्रियदर्शी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और, अशोक का जो नाम है अगर हम पुराणों में देखें, इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक वर्धन नाम मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, 50 पहुंचने वाले हैं हम। चलिए, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो लगभग पूरे भारत में राज करता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? काफूर। कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संज्ञा किसने दी? ठीक है, तो यह संज्ञा किसने दी थी? वीडी सावरकर। किसने दी थी? वीडी सावरकर ने दी थी, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी थी जिसमें इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो इनकी पुस्तक थी वो क्या थी? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला था? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 को। कहां से 1857 क्रांति सबको याद होगी? कहां स्टार्ट हुई थी? तो बैरकपुर से।
बैरकपुर किसके लिए? कारतूसों के लिए हुई थी। कारतूस में किसकी चर्बी होती थी? सुअर और गाय की चर्बी होती थी। तो वहां एक सैनिक थे, कौन? मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया था? उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, मुंह से छीना जाता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। ये घटना कब की है? तो 10 मई की है। कब है? 10 मई। ठीक है, ठीक है। 10 मई को क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो मंगल पांडे वाली घटना कब की है? 19 मार्च की है। 19 मार्च को उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। लेकिन फिर इसके बाद जो पूरी छावनी के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। कब किया था? तो 10 मई को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? ठीक है, कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो चलिए आपको शर्त बता देते हैं, फिर आप देख लीजिए कौन सी है कौन सी नहीं। चलिए, पहली शर्त थी नमक टैक्स। नमक टैक्स, ठीक है, नमक टैक्स को हटाया जाए। ठीक है, ये थी। फिर इसके अलावा कानूनी उत्पाद, कानूनी तौर पर उत्पाद हो, व्यापार और बिक्री की अनुमति, बिक्री की अनुमति। ठीक है आपका ये है, यानी कि ये शर्त रखी गई थी। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या था समझौते की शर्त? जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग लेना, ये दूसरी शर्त थी। फिर इसके बाद तीसरी शर्त थी, तो यहाँ पे ये भी है, ठीक है, ये भी शर्त थी। तीसरी में देखते हैं, तीसरी शर्त क्या थी? सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा को क्या स्थगित करना भी शर्त थी। क्या थी? स्थगित कर दिया जाए सविनय अवज्ञा, ये भी है। तो बचा कौन? बी। इसके अलावा भी और होते हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब कौन सी और थी? फिर इसके बाद धरना की भी इसमें चिंता की गई थी कि धरना, भारतीय लोग कानून के भीतर रह करके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उन्हें क्या किया जाए? छोड़ा जाए। ठीक है, उन्हें क्या किया जाए? छोड़ा जाए। फिर इसके अलावा जो भारतीय समुद्र के किनारे नमक बन सकते हैं, जो भारतीय हैं, लोग हैं जो समुद्र किनारे रहते हैं, वो नमक बना सकते हैं, ये भी उन्हें अधिकार होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर कोई नौकरी छोड़ रहा है, क्या कर रहा है? नौकरी छोड़ रहा है, तो सरकार वापस लेने में क्या दिखाएगी? उदारता दिखाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो खादी थे, चलिए आगे देखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है? तो कौन है? मालदीव। ठीक है, आपको सबको पता है कौन है? मालदीव। मालदीव कैसा राष्ट्र है? तो द्वीपीय राष्ट्र है, यानी कि द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द्वीप स्थित है वहां पे। कहां पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, और जो इसका नाम है वो क्या है? रिपब्लिक, आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ मालदीव। फिलहाल में कुछ विवाद भी वहां पे चल रहा था मालदीव में। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? माले है। राजधानी क्या है? माले है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो है 200
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान, फिलहाल में तालिबान की सरकार है वहां पर। बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, ये क्या है? भारत के पड़ोसी हैं। ठीक, टोटल कितने हैं? 9। कितने पड़ोसी हैं? 9 पड़ोसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल में। ठीक है, तो कुछ दर्रों के नाम भी बताते हैं, कहाँ पर स्थित है ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है वो भी आप देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ क्या है? बराला चाला। ठीक है, सिपकीला। ठीक है, सिपकीला, रोहतांग, ये कहाँ के दर्रे हैं? हिमाचल के दर्रे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अरुणाचल है, अरुणाचल में एक आपका दिया है और इसके अलावा है दीफू। क्या है? दीफू, अयंगयाप। ठीक है, ये 3 दर्रे कहाँ पर है? अरुणाचल में है। ठीक है, फिर इसके अलावा और कौन दिया है? तो नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है। ठीक है, नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है। सिक्किम में है नाथुला, बहुत पूछा जाता है, नाथुला दर्रा। ठीक है, दूसरा यहीं पे है जेलेप्ला। ठीक है, जेलेप्ला। ठीक है, जम्मू में बहुत पूछे जाते हैं। जम्मू में कौन कौन से हैं? तो जम्मू में है काराकोरम, बहुत पूछा जाता है, काराकोरम। ठीक है, क्या है? काराकोरम। जोजिला बहुत पूछा जाता है, जोजिला दर्रा। कौन कौन से? काराकोरम, जोजिला और नाथुला बहुत पूछे जाते हैं। यहीं पर एक है बनिहाल दर्रा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ये तीनों दर्रे स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा केरल में 2 दर्रे हैं, पालघाट और सेनकोट्टा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। मणिपुर में स्थित है तुज्जू। क्या स्थित है? तुज्जू दर्रा। कहाँ? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में है तुज्जू दर्रा। ठीक है, तो ये आपके जो दर्रे थे कुछ याद रखिएगा आप, दर्रे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आगे, अष्टमुंडी आर्द्र भूमि में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कोल्लम जिले में, केरल के कोल्लम जिले में है। और अष्टमुंडी क्या है? केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और अष्टमुंडी क्यों कहा गया? यानी कि अष्टभुजाओं के आकार की है। कैसी है ये? अष्टभुजाओं के आकार की है, इसलिए अष्टमुंडी कहा जाता है। अगला, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल। कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कौन है? तो तिब्बत। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में और भी बताया है। तिब्बत में स्थित है मानसरोवर। ठीक है, झील। तो मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी कौन स्थित है? कैलाश पर्वत जो है, कैलाश श्रेणी।
ठीक है। कैलाश श्रेणी, क्लास श्रेणी के चेमाई युंगडुंग हिमनद, ठीक है, यहां से बहती है। ठीक है, चलिए पूर्व की ओर बहती हुई कहा, नरवा नमचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है, और वह चोटी से क्या करती है, यू टर्न लेती है। ये भी याद रखना कहाँ से करती है, तो नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा से क्या करती है, यू टर्न लेती है और कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल में। और यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, असम, असम से कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बांग्लादेश में कुछ हिस्सा जाता है, तो असम के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। फिर इसके बाद भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, जो महिला थी वो कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ठीक है, चलिए टोटल कितने सदस्य संविधान सभा के, 389। कितने सदस्य थे, 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से 4 चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, 93 देसी रियासत, देसी रियासत। ठीक है, ये याद रखिएगा, टोटल है 389। ठीक है, 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नरी थे और 93 देसी रियासत के थे। ठीक है, इसके लिए और भी एक चीज है कि जो 296 सदस्य, 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए थे। क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। 296 सदस्यों के लिए क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। ठीक है, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, किसके थे, कांग्रेस के, 73 थे मुस्लिम लीग, 73 थे मुस्लिम लीग, और 15 थे स्वतंत्र निर्वाचित हुए थे। ठीक है, स्वतंत्र निर्वाचित हुए थे, जिसमें से 15 क्या थी, महिलाएं थी। तो कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, अध्यक्ष या लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यक्ष या लोकसभा के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य सभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो कौन सा, 324, कौन सा देता है, 324 देता है। ठीक है, कितने हैं जो चुनाव संबंधित रखते हैं, तो 324 से 329 तक। ठीक है, ये निर्वाचन संबंधित उपबंध दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद दिया गया था, तो अनुच्छेद 3। ठीक है, कौन सा दिया गया था, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या था, किसी भी राज्य को अलग करके 2 भागों में किया जा सकता है और राज्यों के भागों को मिला करके एक राज्य भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नए राज्य का निर्माण करेगी और जो राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। ठीक है, वह किसी भी राज्य
क्या करेगी, बढ़ा सकेगी, क्षेत्र को घटा सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, चलिए आगे क्या करता है 61 नंबर। चलिए, किसी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें शामिल किया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 86वें संशोधन, किसमें, 86वें संशोधन में ये चीज किया गया है। ठीक है, चलिए कब हुआ था ये अगर याद पूछा जाए तो 202। ठीक है, और इसमें एक चीज थी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुक्त शिक्षा का प्रावधान था। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, चलिए कृषि, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में। तो किसमें है, कृषि क्षेत्र में ही क्या है, कौन सी है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में। देखने में तो लोग रोजगार लगते हैं लेकिन होते हैं बेरोजगार। आगे देखते हैं 64 नंबर, ऑक्टोरियो क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। कहाँ पर लगता है, तो नगर निगम, अगर नगर निगम है, नगर निगम या जिलों में, ठीक है, या जिलों में जो खपत होने वाले सामानों को ले जाने वाले स्थानीय निकाय द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कब चालू किया गया था, तो 1960 से। कब चालू है, 1960 में। लेकिन जो मुंबई है, भारत में मुंबई है, ठीक है, मुंबई में 2013 से बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन 2014 में जब राजस्व का नुकसान हुआ तो फिर से इसको चालू कर दिया गया था, और पाकिस्तान में आज भी लगाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में आज भी लगाया जाता है। चलिए 65 नंबर, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। ठीक है, तो कौन था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। कब खोला गया था, तो 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, कहाँ पर, मुरादाबाद। कहाँ पर, मुरादाबाद में खोला गया था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 76 को 75 में ये मुरादाबाद में खुला प्रथमा ग्रामीण बैंक। लेकिन 1976 में 5 अन्य ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। ठीक है, और इनकी जो आरंभिक पूंजी थी वो थी 100 करोड़। क्या थी, 100 करोड़। ठीक है, चलिए, और पूर्वी भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा था, तो पूर्वी भारत का था गौर ग्रामीण बैंक। गौर, ठीक है, गौर ग्रामीण बैंक। कहाँ पर खोला गया था, तो मालदा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, वहां खोला गया था। ठीक है, और अभी देखा जाए तो जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी सबसे अधिक शाखाएं कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। बहुत सारे आदि अपने यहाँ के लोग हैं जो ग्रामीण बैंकों में अपने लेन देन का हिसाब रखते हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो 43। कितने हैं वर्तमान में, 43। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं रेपो। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। इसकी दर कितनी है, 6.50%।
ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, तो किससे संबंधित है? आप लोगों ने देखा होगा मिशन इंद्रधनुष परिवार कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिवार कल्याण से संबंधित है। ठीक है, टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण आपका सही हो जाएगा। कब चालू किया गया था मिशन इंद्रधनुष? तो 25 दिसंबर 2014। कब चालू किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को चालू किया गया था। इसमें जो यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम है कितने लोगों के लिए है? तो 7 रोगों के लिए। कितने रोगों के लिए? 7 रोगों के लिए 7 टीके हैं। ठीक है, रोग कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, इसके अलावा डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टुसिस, टिटनेस, खसरा। ठीक है, ये रोग थे तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और खसरा। इसके अलावा कौन से रोग होते हैं? तो जो वैक्सीन है वो क्या होती है? रूबेला का भी लगाया जाता है। रोटावायरस, ठीक है, हीमोफिल्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पोलियो। तो ये टीके शामिल किए गए थे। टीकों की संख्या टोटल कितनी है? 12। रोग कितने हैं? 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर 2019 में मिशन 2.0 की शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 68 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो क्या हो गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग की अगर बात करें कहाँ से हुई थी तो राजस्थान में। 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा, ठीक है, यहाँ शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आइंस्टाइन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? जो आइंस्टाइन थे उन्हें किसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का सिद्धांत देने के लिए। ठीक है, कब दिया गया था? 1921 में। 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर, एशियन गेम में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ठीक है, तो एशियन गेम्स में जो भारत था वो फुटबॉल में जो जीता था वो कब जीता था? तो 1951 में। कब जीता था? 1951 में। लेकिन ये जो खेल हुए थे वो 1950 में होने थे, लेकिन बाद में जो तैयारी थी, तैयारी की कमी के चलते इसे कब चालू किया गया? 1951 में। ठीक है, कब तैयारी की खेला गया? 1951 में। कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक है, और भारत इस क्या जीता था? सिल्वर जीता था। ठीक है, कहाँ पर था? दूसरे नंबर पे। ठीक है, किस नंबर पे था? दूसरे स्थान पर था। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, भारतीय यानी कि BCCI। ठीक है, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? BCCI। ठीक है, तो कब की गई थी? 1928। ठीक है, पंजीकृत कब किया गया था? 1928। ठीक है, चलिए, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी।
रोजर बिन्नी है, ठीक है, प्रेजेंट टाइप है। इससे और जो भारतीय टीम के कोच हैं वो क्या हैं? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। जो कप्तान है वो क्या है? रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा क्या है? कैप्टन है। राहुल द्रविड़ कोच है। रोजर बिन्नी क्या है? बीसीसीआई अध्यक्ष है। बीसीसीआई सेक्रेटरी कौन है? तो जैसा, कौन है? जैसा, ठीक है, बीसीसीआई सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए 72 नंबर, भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? तो 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स। चलिए आगे करते हैं। हाँ, कब लिखा था ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो 3 फरवरी, मतलब जो प्रकाशित हुई थी 3 फरवरी 2018 को। किसके द्वारा करवाया गया था? तो सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज मर चुकी हैं, की मृत्यु हो चुकी है। और थे प्रकाश जावड़कर, ठीक है, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बगदाद की राजधानी है, ठीक है, बगदाद की राजधानी है। तो बगदाद किसकी राजधानी है? तो इराक की है, ठीक है। की राजधानी है, किसकी है? इराक की राजधानी है, ठीक है। थाईलैंड की अगर बोलें, थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक। थाई मसाज आपको पसंद आएगा। चीन की है बीजिंग, क्या है? बीजिंग है, ठीक है। और रूस की क्या है? मॉस्को, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी एक मिनट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, का आविष्कार किसने किया? ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस जो आपसे पूछा जाता है उसकी बात कर रहा है। तो एक संख्यात्मक लेबल होता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जब इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके द्वारा आईपी एड्रेस क्या करता है? डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी विंट सर्फ, ठीक है, किसने की थी? विंट सर्फ। और उसके सहयोगी थे बॉब काहन। कौन थे? बॉब काहन, ठीक है। तो ये थे प्रोटोकॉल के आविष्कारक। बॉब काहन उनके सहयोगी थे। विंट सर्फ ने क्या किया था? तो इसका आविष्कार किया था आईपी एड्रेस का, ठीक है। कोई भी डिवाइस होती है उसका एक निश्चित आईपी एड्रेस जरूर होता है, जो हमें अगर कोई गलत काम करते हैं तो आईपी एड्रेस द्वारा हमें ट्रेस कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। तो अब धन्यवाद। जो ये वाला आपका फर्स्ट सेशन था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपका ख़त्म हो चुका है। बस आपका क्या चाहिए? सपोर्ट, ठीक है। आप सपोर्ट बराबर देते रहिए जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से बताया जा सके, ठीक है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मनोबल क्या होता है? गिरता है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।